हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ये हो सकता है। गुजरात के भरूच शहर के पास एक गांव था जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में एक रेणुका नाम की लड़की रहा करती थी जिसके पिताजी उस गांव के सरपंच थे। रेणुका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुकी थी। पर उसके पिताजी सरपंच थे, इस वजह से उसे तीसरी बार वापस से स्कूल में पढ़ना पड़ रहा था। एक दिन क्लास में रेणुका की टीचर ने रेणुका को एक नोटिस दिया और कहा कि कल इसमें अपने पिताजी के साइन लेकर आना। रेणुका डर गई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो तीसरी बार भी फेल हो जाएगी और इस कागज में पिताजी को स्कूल वाले यही बताना चाह रहे हैं। शाम को 4 बजे और स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे अपने घर चले गए और रेणुका भी अपने घर के लिए निकल गई। तभी उसने रास्ते में सोचा कि पिताजी अभी घर पर होंगे, थोड़ा शाम होने दो, वो काम से बाहर जाएंगे, तब मैं घर चली जाऊंगी और मुझे पिताजी को नहीं बताना पड़ेगा कि स्कूल से नोटिस आया है। ऐसा सोचकर रेणुका गांव से थोड़ा दूर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। ये जगह गांव से थोड़ा दूर थी और यहाँ पर जल्दी कोई आता जाता भी नहीं था और वहाँ बैठे बैठे कब रेणुका की आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात को 8 बज चुके थे और रेणुका अभी तक घर नहीं आई थी, इसीलिए सरपंच जी और उनकी पत्नी दोनों रेणुका को गांव में ढूंढने लगे। रेणुका की मां ने रेणुका के साथ पढ़ने वाली उसकी सारी सहेलियों से पूछा, पर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि रेणुका उनके साथ 4 बजे घर के लिए निकल गई थी। उन्हें रेणुका के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद सरपंच जी और सरपंच जी के साथ कुछ लोग गांव के बाहर रेणुका को ढूंढने के लिए निकले। गांव के लोगों ने रेणुका को जंगल के आसपास ढूंढना शुरू कर दिया और उनकी मेहनत भी रंग लाई क्योंकि उन्हें रेणुका एक पेड़ के नीचे सोती हुई मिली। रेणुका घर आई। घर आने के बाद उसको होश में लाया गया। ये सब करते 10 बज चुके थे। उसकी माँ ने रेणुका से पूछा कि वो पेड़ के नीचे क्या कर रही थी, पर रेणुका इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। बस वो एक ही शब्द बार बार बोल रही थी, उसे भूख लगी है। इसलिए रेणुका की माँ ने रेणुका के लिए खाना बनाया। हमेशा रेणुका खाने में 3 रोटी ही खाती थी, पर इस बार वो ज़्यादा खा रही थी। रेणुका की माँ को लगा कि वो बहुत ज़्यादा भूखी होगी, इसलिए वो इतनी रोटी खा रही है। धीरे धीरे रेणुका ने 3 रोटी खाई। 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 रोटी हो गई। रेणुका की माँ ये देखकर घबरा गई क्योंकि ये कैसे मुमकिन था कि एक 15 साल की बच्ची 20 रोटी खा जाए। ये सब देखकर रेणुका की माँ बहुत डर गई। रेणुका के खाना खाने के बाद उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम उस जंगल में क्यों गई थी और उस पेड़ के नीचे क्यों सो रही थी? रेणुका अजीब तरह से मुस्कुराई और कहा, अम्मी मैं नहीं जानती मैं वहाँ क्यों गई थी। अभी मुझे नींद आ रही है, तो क्या मैं सोने जा सकती हूँ? रेणुका की माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम सो जाओ, आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई होंगी। रेणुका की माँ रेणुका को कमरे में सुलाकर वो भी सोने के लिए चली गई। कल की रात गुजर चुकी थी और एक नया सवेरा हो गया था। रेणुका की माँ रेणुका को उठाने के लिए आई। रेणु रेणु बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? रेणुका उठी और उसने अजीब तरह से पूछा, अम्मी ये स्कूल क्या होता है? रेणुका की माँ को इतना सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर उन्हें लगा कि रेणुका मजाक कर रही है, इसीलिए उन्होंने रेणुका से कहा कि स्कूल वो जगह होती है जहाँ तुम पढ़ने के लिए जाती हो, जहाँ से तुम्हें शिक्षा मिलती है। इतना सुनकर रेणुका हंसने लगी। अम्मी उसको मदरसा कहते हैं। इतना सुनकर रेणुका की माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रेणुका स्कूल नहीं जाना चाहती, इसलिए वो ये सब नाटक कर रही है। इसीलिए रेणुका की माँ ने रेणुका के पिता को बुलाया और कहा, देखो ये कैसे नाटक कर रही है, ये स्कूल नहीं जाना चाहती। रेणुका के पिता ने रेणुका को प्यार से समझाया कि बेटा स्कूल जाओ, पर रेणुका कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, बस एकटक अपने पिता को देखे जा रही थी। ये देखकर रेणुका के पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उन्होंने फिर रेणुका पर हाथ उठाया। जैसे ही रेणुका के पिता ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, तभी उसने अपने पिता का हाथ जोर से पकड़ लिया, पर उसने ऐसे हाथ पकड़ा था जैसे उसमें असीम शक्ति आ गई हो। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई 15 साल की बच्ची ऐसे हाथ पकड़ सकती है। फिर रेणुका जोर से एक भारी आवाज में बोली, इससे अब कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये सिर्फ मेरी है, सुना तुम सबने? और फिर अचानक से रेणुका ने एक झटके में सबको अपने कमरे से बाहर फेंक दिया। उस दिन के बाद से रेणुका अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। सरपंच जी और उनकी पत्नी ने बहुत बार कोशिश करी रेणुका को बाहर बुलाने की, पर रेणुका कोई जवाब ही नहीं देती थी। कभी कभी उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कि कोई बात कर रहा हो, कोई हंस रहा हो या कोई रो रहा हो।
रेणुका के ऐसे बर्ताव से सरपंच जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने गांव के एक पंडित को रेणुका को देखने के लिए बुलाया। अगले ही दिन पंडित जी सरपंच के घर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने रेणुका को देखा और सरपंच जी से कहा कि एक बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी और इस पूजा में खर्चा भी बहुत आएगा। सरपंच ने कहा जो भी खर्चा आएगा मैं सब देख लूंगा, बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। अगले ही दिन पंडित जी पूजा का सारा सामान लेकर सरपंच जी के घर आए और उन्होंने वहां पर एक पूजा की। 2 घंटे पूजा करने के बाद पंडित जी ने सरपंच को कहा कि आपकी बेटी पर प्रेत का साया था जो मैंने हटा दिया है, अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। पूजा होने के दूसरे दिन रेणुका अपने कमरे से बाहर आई और उसने अब सबके साथ खाना भी खाया और बहुत सारी बातें भी करी। घर में सभी लोग बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि रेणुका अब पूरी तरह से ठीक हो गई है और उनके घर की खुशियाँ वापस आ गई हैं। अगले दिन रेणुका के कमरे से फिर से वैसी ही आवाज़ें आने लगी और इस बार रेणुका के कपड़े पहनने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। एक हफ्ते में ही 15 साल की बच्ची 25 साल की लड़की जैसी दिखने लगी थी। रेणुका एक छोटी बच्ची थी इसलिए वो फ्रॉक पहनती थी, पर अब रेणुका का पहनावा बिल्कुल से बदल चुका था। वो एक मुस्लिम लड़की की तरह ड्रेस पहनी हुई थी और साथ ही सर में दुपट्टा भी रखा हुआ था। सरपंच जी को ये सब देखकर अब बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। उन्होंने अपने गांव के मुखिया से ये सारी बातें बताई। मुखिया जी ने उनसे कहा कि सरपंच जी आपको तांत्रिक से मिलना चाहिए, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। सरपंच ने मुखिया जी से तांत्रिक का पता मांगा और वो उसी रात तांत्रिक को लेने के लिए निकल पड़े। 6 घंटे ड्राइव करने के बाद सरपंच जी उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर उनको तांत्रिक बाबा मिलने वाले थे। वहां पहुंचकर सरपंच ने तांत्रिक बाबा को सारी की सारी बातें बताई कि उनकी बेटी क्या कर रही है। तांत्रिक बाबा ने सरपंच की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और सरपंच से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी को किसी जिन ने अपने बस में कर रखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बात अभी तक पता कैसे नहीं चली। तुमने यहाँ पर आने में बहुत देरी कर दी है, तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। इतना सुनकर सरपंच जी तांत्रिक बाबा के सामने बहुत ही ज़्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगे। बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो हम लोग भी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकेंगे। मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, पर मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति का पता देता हूँ जो तेरी मदद अवश्य करेगा। उसने जिन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त की हुई है। तांत्रिक बाबा के बताए हुए पते पर सरपंच जी तुरंत पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मौलवी जी बैठे हुए हैं। सरपंच जी ने मौलवी साहब को अपनी बेटी की सारी बातें बताई। मौलवी साहब जरा भी देरी ना करते हुए तुरंत ही सरपंच जी के घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले नौकरों को घर से बाहर जाने के लिए कहा और साथ ही सरपंच जी की पत्नी को भी घर से बाहर जाने के लिए कहा। उसके बाद मौलवी साहब ने रेणुका के कमरे से थोड़ा दूर एक घेरा बनाया और उस घेरे में सरपंच जी को बैठा दिया और सरपंच जी से कहा कुछ भी हो जाए इस घेरे के बाहर मत आना। और साथ ही उन्होंने अपने लिए भी एक दूसरा घेरा बनाया और वहाँ पर वो बैठ गए और उन्होंने अरबी में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते कुछ आधे घंटे जैसे ही हुए होंगे और पूरे कमरे में धीरे धीरे धुआं फैलने लगा और उसके बाद रेणुका का दरवाज़ा अचानक से खुला। तभी रेणुका अपने कमरे से बाहर आई और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और वो बहुत ही अजीब हालातों में चल रही थी, बिल्कुल जानवर की तरह, 2 हाथ और 2 पैर से। ऐसे देखते देखते वो मौलवी साहब की बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई और नज़दीक आकर बोली, देख मौलवी, तेरा और मेरा कोई मसला नहीं है, तू यहाँ से चला जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मौलवी जी बोले, देख इस बच्ची को छोड़ दे और तू अपनी दुनिया में वापस चला जा, नहीं तो मैं तुझे अपना गुलाम बना लूँगा। तभी जिन गुस्से से बोला, ये मेरी है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। फिर मौलवी जी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। फिर मौलवी जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और अचानक से वहाँ तेज हवाएं चलने लगी, साथ ही थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी और आग भी लग गई। समझ नहीं आ रहा था कि घर के अंदर बारिश कैसे हो सकती है। सरपंच जी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, पर मौलवी साहब ने उन्हें पहले ही कहा हुआ था कि इस घेरे से बाहर मत आना, जब तक तुम इस घेरे में हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसीलिए सरपंच जी डरते हुए भी उस घेरे में बैठे रहे और मौलवी जी जोर जोर से मंत्र पढ़ते रहे। ये सब होते हुए 3 घंटे बीत चुके थे और जिन अब कमज़ोर हो चुका था, इसीलिए वो मौलवी साहब के सामने रोने लगा और बोला, आप कहते हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर मैं मेरा बच्चा भी साथ में लेकर जाऊंगा। जिन की बात सुनकर मौलवी जी घबरा गए और उन्होंने कहा कि तेरा बच्चा कहाँ है? तो जिन बोला,
मैंने इस लड़की से शादी की है और इसके पेट में मेरा बच्चा है जो मेरे साथ जाएगा। मौलवी साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता और उन्होंने अपने मंत्र की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से जिन अपनी दुनिया में वापस चला गया और रेणुका बेहोश हो गई। उसके बाद सब ठीक हो गया। मौलवी साहब अपने घर चले गए थे और सरपंच जी रेणुका को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाकर उन्हें पता चला कि रेणुका प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि ये कैसे हो सकता था। 2 हफ्ते पहले तक तो रेणुका बिल्कुल ठीक थी और इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है। उसके बाद रेणुका के माता पिता उसे घर लेकर चले गए। घर जाकर उन्होंने रेणुका का बहुत ख्याल रखा। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी अब ठीक हो चुकी थी। साथ ही वो बहुत घबराए हुए भी थे क्योंकि उनकी बेटी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर ही। और फिर एक दिन वो काली रात भी आ गई जब रेणुका के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा और उसे जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। रेणुका को आईसीयू में ले जाया गया। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सरपंच जी और उनकी पत्नी दोनों जल्दी से अंदर गए और उन्होंने रेणुका को देखा। रेणुका को सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश हुए। जैसे ही वो रेणुका से बातें करने के लिए अंदर गए, उन्होंने देखा कि रेणुका की डेथ हो चुकी है और साथ ही बच्चा भी मर चुका है। गांव के सभी लोगों का ये मानना था कि जिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपनी दुनिया में ले गया है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब